कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो किसी भी मुजरिम को कहीं से भी ढूंढकर निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी कानून को भी एक्स्ट्रा हाथ की जरूरत पड़ जाती है। ये बात मुझे तब पता चली जब अचानक मेरे घर की डोरबेल किसी ने बजाई। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक हवालदार खड़ा था। हवालदार ने मुझे कहा कि मुझे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैंने हवालदार से पूछा क्यों। उसने मुझसे बस इतना कहा कि उसके साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं चलने को तैयार हो गया क्योंकि मैं पुलिस को नाराज नहीं करना चाहता था। मैं हवालदार के साथ उसकी जीप में था और वो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा था। जीप ऐसे ही चलती रही। करीब 100 किलोमीटर चलने के बाद जीप एक छोटे से टाउन में घुसी जिसका नाम था मीरनगर। जीप मीरनगर की पुलिस स्टेशन पर आकर रुकी। मैं जीप से नीचे उतरा और पुलिस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ता गया। पुलिस स्टेशन के अंदर एक इंस्पेक्टर ने मुझसे हाथ मिलाया और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कहा, हेलो डिटेक्टिव कबीर, मैं इंस्पेक्टर अभिनव और मैं इस छोटे से पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ। इंस्पेक्टर अभिनव बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके आंखों के नीचे काले धब्बे थे, आंखें लाल और नशीली थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर अभिनव नशेड़ी है या तो वो कई दिनों से सोया नहीं है। मैंने अभिनव से पूछा कि आखिर उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। हम फिर एक बार जीप में बैठकर कहीं जाने लगे। अभिनव अपनी टीम के साथ मुझे लेकर वहां के हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पहुंचा। अभिनव ने मुर्दा घर के फ्रीजर से एक बॉडी बाहर निकाली और उसने बताया, क्योंकि आज तक मैंने कभी पुलिस के साथ मिलकर काम नहीं किया था। मैं जल्दी ही तैयार हो गया। अभिनव ने बताया कि उसे लगता है कि यह काम किसी सीरियल किलर का है क्योंकि इन तीनों में से 2 आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। किलर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। सीरियल किलर का नाम सुनते ही मैंने सोचा ये केस लेकर मैंने बिल्कुल सही किया। हम हॉस्पिटल से निकलकर फिर से एक बार पुलिस स्टेशन आ गए। मैंने चाय की चुस्की ली और तभी मेरे सामने अपने कुर्सी पर अभिनव भी आकर बैठ गया। अभिनव ने मुझसे पूछा, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? मैंने जवाब दिया, अपने पैटर्न से हटते नहीं है। मैंने अभिनव से पूछा, क्या हमारा दूसरा विक्टिम भी अपर कास्ट का है? अभिनव ने कहा, नहीं, वो लोअर कास्ट का है। अचानक मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट पैदा होने लगे कि आखिर ये सीरियल किलर चाहता क्या है, उसका पैटर्न क्या है। वो अपर और लोअर कास्ट दोनों को टारगेट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे दूसरे विक्टिम के ऊपर कोई भी केस नहीं है। एक का प्राइवेट पार्ट गायब है, एक के हाथ और पैर। इस दूसरे विक्टिम ने ऐसा क्या किया है जिससे किलर ने उसकी जीभ निकाल ली? क्या वो किलर से पहले मिला था? क्या पर्सनल वजह से किलर ने उसको जान से मार दिया था? या फिर कुछ ऐसा था जो हमसे छुपा हुआ था? मैं इस कड़ी को सुलझाना चाहता था। तभी अभिनव ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। तो बताओ डिटेक्टिव कबीर, तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? कुछ भी सेंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर मेरी हेल्प करने बुलाया है। मैंने अभिनव से कहा, मुझे लगता है हमारा ये किलर फिर से मर्डर करने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि वो किसे मारने वाला है और उसका जवाब हमारे पास ही है। अभिनव ने पूछा, वो कैसे? मैंने जवाब दिया कि हमारे पास उन सब क्रिमिनल केसेस की रिपोर्ट है जिसमें मेन एक्यूज्ड अभी बेल पर बाहर है। हमें ऐसे ही केस की लिस्ट तैयार करनी होगी और पोटेंशियल विक्टिम को आइडेंटिफाई करना होगा। हम अपने काम पर लग गए और काफी सारी फाइल्स में से अपने पोटेंशियल विक्टिम को ढूंढने लगे। ऐसा करने में हमें 4 दिनों का वक्त लग गया और उसके बाद हमने 3 पोटेंशियल विक्टिम को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से पहला था मसूद, जिसका इस गांव में एक दारू का ठेका था। वो लोगों को उधार दारू पिलाता था और फिर पैसे ना मिलने पर उन्हें जान से मार देता था। हमारा दूसरा पोटेंशियल विक्टिम था लाला लाल सिंह, जो यहाँ का एक महाजन था।
जो गरीब लोगों को बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे देता था और पैसे ना मिलने पर उनकी जमीन हड़प लेता था, उनको कोड़े मारता था और जान भी लेता था। और हमारा तीसरा पोटेंशियल विक्टिम था अक्षय, एक 25 साल का लड़का जिस पर ड्रग्स बेचने का इल्जाम था, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ था। हम अपने पोटेंशियल विक्टिम्स को पहचान चुके थे। अब हमारा काम था इन तीनों को यह बताना कि उनकी जान को खतरा है और साथ में उन तीनों को किसी सेफ प्लेस में रखना। हम सबसे पहले मसूद के घर गए और उसे सब कुछ समझा दिया। हमारी बात सुनकर वो थोड़ा डर गया, लेकिन बाकी दो के साथ ऐसा नहीं था। वो हमारे साथ चलने को तैयार ही नहीं हुए। लेकिन अभिनव ने फैसला किया कि वो लाला लाल सिंह के यहाँ रुकेगा, एक कांस्टेबल मसूद के साथ एक सेफ हाउस में रहेगा और अक्षय पर साहिल नजर रखेगा। हम वहां से जाने लगे, तभी अचानक अभिनव लड़खड़ा गया और वो नीचे गिर गया। अभिनव की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि अभिनव को आराम करना चाहिए और लाला लाल सिंह पर मैं नजर रखूंगा। पिछले 3 मौतें लगभग 15 दिनों के गैप में हुई थी और इन सब में हमारा 1 हफ्ता बीत गया था, इसलिए अभी भी हमारे पास 1 हफ्ते का वक्त था। अब हमें बस इंतजार करना था कि वो किलर कब स्ट्राइक करता है। पहली रात मैंने पहरा दिया, लेकिन लाला लाल सिंह के साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह अचानक से मेरा फोन बजा। मुझे अभिनव ने कॉल किया था। कॉल पर अभिनव ने मुझे बताया कि मसूद का मर्डर हो गया है। मैं रात भर लाला लाल सिंह के घर पर नजर रख रहा था और सुबह मेरे फोन पर एक कॉल आया। ये कॉल अभिनव का था। अभिनव ने मुझे बताया कि मसूद का मर्डर हो गया है। मैं जल्दी से वहां से निकला। मैं जीप में बैठा और सेफ हाउस की तरफ जाने लगा। सेफ हाउस गांव से बाहर था, जहां हमें कोई नहीं जानता था। वहां अभिनव पहले से था। वो अभी भी कमजोर लग रहा था। अभिनव सीधा मुझे लाश के पास लेकर गया। पता नहीं क्यों उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। सेफ हाउस की खिड़की टूटी हुई थी और कांच चारों तरफ बिखरे हुए थे। लाश कमरे के बीचों बीच पड़ी थी और उसका पेट फटा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ मक्खियां भिनभिना रही थी। मैं लाश को देख रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद पता चला कि इस बार लाश का लीवर गायब था। मैंने यहाँ पर पहरा दे रहे कांस्टेबल को अपने पास बुलाया। मैंने उससे पूछा, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें कुछ पता क्यों नहीं चला? आखिर रात भर तुम कहाँ थे? कांस्टेबल ने जवाब दिया, साहब मैं तो रात भर यहीं पर था, लेकिन पता नहीं मुझे इतनी तेज नींद कहाँ से आ गई। जब सुबह नींद खुली तो लाश देखी तो मैंने अभिनव साहब को फोन कर दिया। अभिनव ये सुनते ही गुस्सा हो गया। वो कांस्टेबल पर बुरी तरह चिल्ला रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि कांस्टेबल को इतनी गहरी नींद क्यों आई थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, रात में तुमने कुछ बाहर का खाया या पिया था क्या? उसने जवाब दिया, हाँ साहब, रात को मैंने यही पास की टपरी से चाय पी थी और उसके बाद ही मैं गहरी नींद में सो गया। तो किलर ने कांस्टेबल की चाय में कुछ जरूर मिलाया था। मैंने कांस्टेबल से पूछा कि तुम्हारे पास चाय लेकर कौन आया था? उसने बताया कि एक छोटू उसकी चाय लेकर आया था। अभिनव वहीं रुका ताकि वो एम्बुलेंस को बुला सके और उन्हें सब कुछ समझा सके। मैं सीधा उस चाय की टपरी पर पहुंच गया। वहां के मालिक से छोटू के बारे में पूछा। छोटू चाय देने गया हुआ था। उस छोटू के आने के बाद मैंने उससे पूछा, बेटे कल रात इस आदमी को तुम ही चाय देकर आए थे ना? उसने हाँ में जवाब दिया। मैंने आगे पूछा, क्या कल तुम किसी ऐसे आदमी से टकराए थे जिसने तुम्हारी चाय में कुछ मिला दिया हो? उस लड़के ने कहा कि उसे मिलाने का तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, रात को चाय ले जाते वक्त एक आदमी जरूर आया था जिसने उसके पैर पर पैर रख दिया था। उसने आगे बताया कि अपने पैर को देखने के लिए उसने चाय के कप को नीचे रख दिया था। यह सुनते ही मैं उसी वक्त समझ गया कि किलर ने अपना काम कर दिया था। मैंने उस छोटू से पूछा कि वो दिखने में कैसा था। उसने जवाब दिया कि अंधेरा था और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा इतना याद तो नहीं है, लेकिन फोटो देखकर बता सकता है।
अभिनव ने वहां पर एम्बुलेंस बुलाई और डेड बॉडी को उस सेफ हाउस से हॉस्पिटल भिजवा दिया। अब हम सब लोग जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद हम फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में मैं, अभिनव, साहिल और हवालदार थे। अब बारी मेरे बोलने की थी। मैंने कहा, मुझे लगता है कि वो किलर हम में से ही कोई एक है। इतना सुनते ही उन तीनों के कान खड़े हो गए। मैंने उनसे कहा, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, तुम तीनों में से ही कोई वो खूनी है, क्योंकि सेफ हाउस के बारे में तुम तीनों के अलावा और किसी को नहीं पता था। इतना सुनते ही वो हवालदार रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि उसने किसी को नहीं मारा। साहिल ने भी अपनी सफाई दे दी। मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो पूरी रात अक्षय के यहाँ पर पहरा दे रहा था। साहिल बोल तो रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक हिचक थी। वो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। जब मैंने ये बोला है कि किलर हम में से ही कोई एक है, तब से उसको पसीने आने लगे थे। मैंने साहिल से कहा, साहिल तुम ठीक तो हो? तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? साहिल ने जवाब दिया, अरे ये पंखा ठीक से नहीं चल रहा है, इस वजह से। उसकी आवाज में फिर से एक झिझक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ छुपा रहा था। मैंने उसके हाव भाव देखे। वो अपने पसीने को बार बार पोंछ रहा था। मैंने उसके पुलिस की वर्दी के नीचे देखा तो उसने काले रंग का कुछ पहन रखा था। अभिनव अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। वो परेशान दिख रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। किलर हम में से कोई नहीं है। ये छोटा गांव है। मुझे ऐसा लगता है किलर बहुत चालाक है और उसने पता लगा लिया होगा कि हम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। उसने हवालदार को अपने पास बुलाया और पूछा कि मसूद को सेफ हाउस ले जाते वक्त क्या उसने किसी को बताया था कि वो मसूद को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हवालदार ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभिनव ने जैसे ही थोड़े और गुस्से में पूछा तो हवालदार ने कहा कि शायद उसने किसी को बताया होगा। अभिनव ने मुझसे कहा, देखा, इसे नहीं बता दिया था। मैंने अभी उसे कन्विंस करने का ट्राई नहीं किया और खुद ही अपनी थियोरी को कंफर्म करने के लिए काम करने लगा। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। मुझे अब भी एक सवाल का जवाब ढूंढना था और वो था कि विक्टिम नंबर 2 को हमारे किलर ने जान से क्यों मारा था, जबकि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं उस विक्टिम नंबर 2 के घर पर पहुंच गया। मैं घर के अंदर गया। मुझे उस आदमी की बीवी मिली। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके पति का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा। इससे पहले कि मैं सवाल पूछ पाता, मैंने सामने एक जवान लड़के की फोटो पर हार चढ़ा हुआ देखा। मैंने उस औरत से उस लड़के के बारे में पूछा। पूछते ही वो रोने लगी। उसने मुझे बताया कि ये फोटो उनके बेटे की है। उनके बेटे ने सुसाइड किया था। मैंने उनसे सुसाइड करने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे की सुसाइड की वजह उसका बाप था, यानी हमारा विक्टिम नंबर 2। उनके बेटे को पढ़ने का शौक था, लेकिन उसका बाप चाहता था कि वो मजदूरी करे और घर में 4 पैसे लाकर दे। वो लड़का काम भी करता था, लेकिन उसका बाप उसके पैसों की दारू पी जाता था। फिर एक दिन उनके बेटे ने अपनी कॉलेज के एडमिशन की फीस मेहनत से जमा की थी और उसके बाप ने उन पैसों की दारू पी ली और ये सदमा उनके बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। उस औरत ने आगे बताया कि वो अपने पति की कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन गई थी, जहां पर उसने इंस्पेक्टर अभिनव से कहा था कि उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार उसका पति है, लेकिन अभिनव ने कुछ नहीं किया। तो ये थी कहानी। क्योंकि विक्टिम नंबर 2 बहुत शराब पीता था, इसलिए हमारे किलर ने उसकी जुबान निकाल ली। अब मुझे उसकी मौत सेंस बनाती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद मैं सीधा अक्षय के पास गया, क्योंकि मुझे उसे कुछ बताना था। मैंने उसके घर का दरवाजा नॉक किया। अक्षय ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर खुश नहीं था। वो चाहता था कि मैं वहां से चला जाऊं, लेकिन मैंने उसे बताया कि मसूद का मर्डर हो गया है और अगली बारी उसकी है। अक्षय वैसे तो गांव में रहता था, लेकिन आराम की उसके पास सारी सुविधा थी। उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। मेरी बात सुनकर अक्षय डर गया था। उसने मुझसे बोला, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मसूद की जान चली गई है। कल मेरी भी जान जा सकती है, क्योंकि तुम्हारा वो इंस्पेक्टर रात को अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गया था। इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने उससे पूछा,
क्या तुम साहिल की बात कर रहे हो? वो रात को यहाँ पर नहीं था? अक्षय ने कहा नहीं, और अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। हम सब फिर एक बार पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हुए। अभिनव अभी भी ठीक नहीं लग रहा था। वो पहले से ज्यादा थका हुआ था। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि साहिल रात को अपनी ड्यूटी पर नहीं था। अभिनव ने फैसला किया था कि आज वो खुद पहरा देगा, और वो लाला लाल सिंह के घर चला गया। साहिल अभी भी अक्षय के यहाँ नजर रख रहा था, और आज रात मैं फ्री था। आधी रात होते ही मैं साहिल के घर में घुस गया और उसके घर की तलाशी लेने लगा। मुझे वहां पर कुछ नहीं मिला, लेकिन टेबल पर एक गिफ्ट रखा हुआ था। घर में एक छोटा सा फ्रिज था। मैंने फ्रिज खोला और चौंक गया, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर एक कटा हुआ लीवर रखा हुआ था। इतने में उस घर में कोई और आया, और वो साहिल था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, और मुझे देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। मैंने उसे कहा, अच्छा हुआ तुम मुझे यहां पर मिल गए। देखो मुझे यहां पर क्या मिला है, एक लिवर। साहिल सफाई देने लगा। उसने कहा, वो लिवर बकरी का है जिसे वो आज शाम को ही लेकर आया है। फिर मैंने उसके काले कपड़ों का राज पूछा। उसने बताया कि ये काले कपड़े पहनकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक ऊंचे कास्ट की है। वो हमेशा उसे इसी तरह मिलता है। लेकिन मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करने वाला था। मेरा फोन फिर से बजा। इस बार भी अभिनव ही था। उसने मुझे बताया कि लाला का भी मर्डर हो गया है। फिर मुझे विश्वास हुआ कि हमारा किलर साहिल नहीं है। जीप में बैठकर हम लाला के घर पहुंच गए। लाला घर में अकेला था, क्योंकि उसने अपने परिवार को गांव से बाहर भेज दिया था। मैं भागते हुए लाला की लाश की तरफ गया और देखा कि उसकी चमड़ी उधड़ी हुई थी। मैंने अभिनव से पूछा, ये कैसे हो गया? तुम आखिर थे कहां? अभिनव ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं यही था, और आंख खुली तो लाला का मर्डर हो गया था। मैंने उससे सवाल किया कि तुमने भी कुछ पिया था क्या? उसने ना में जवाब दिया। उसने सिर्फ इतना बताया कि वो यहीं पर बैठा हुआ था, और अचानक सब कुछ काला हो गया। और जब उसे होश आया तब लाला मरा हुआ था। एम्बुलेंस फिर से एक बार आई और लाला की लाश को लेकर चली गई। अभिनव ब्लैकआउट को एक्सपीरियंस कर रहा था। इसमें इंसान कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त भूल जाता है। शायद इसी बात का फायदा उठाकर किलर ने लाला की जान ले ली थी, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये केस उलझता ही जा रहा था। लेकिन अब मुझे एक लीड मिल गई थी। मैं उसी चाय टपरी पर वापस गया और उसी छोटू को एक फोटो दिखाकर कहा, उस रात यही आदमी था क्या जो तुझसे टकराया था? छोटू ने फोटो देखते ही उसे पहचान लिया। मैं अक्षय के घर पर गया और उसे वही फोटो दिखाकर बोला कि आज रात शायद तुम्हारी जान खतरे में है। अगर ये बंदा यहाँ पर आए तो तुम मुझे बता देना। मैंने उसके पास अपना एक नंबर दिया। फिर मैंने अभिनव और साहिल को समझाया कि उनके पास उस किलर को पकड़ने का आज ही मौका है। मैंने अभिनव से कहा कि आज ही किलर दोबारा स्ट्राइक करेगा। अभिनव से मैंने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए, वरना उसकी वजह से फिर हम अपने किलर को पकड़ने का मौका खो देंगे। अभिनव मान गया। मैंने साहिल को फिर से आज रात अक्षय के यहाँ पर रुकने को बोला, और बोला कि अगर वो वापस आया तो सीधा पुलिस स्टेशन आए, आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ना जाए। मैं रात को पुलिस स्टेशन में ही बैठा था, और आधी रात को साहिल भी वहां पर आ गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अभिनव ने यहाँ पर आने के लिए बोला है ना? साहिल चौंक गया और बोला, हाँ। मैंने उसे जीप निकालने के लिए कहा, और हम लोग तुरंत अक्षय के घर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद था। साहिल ने दरवाजा तोड़ दिया और हमने अंदर देखा। अभिनव काले कपड़ों में अक्षय को पूरी तरह से मार रहा था। मैं चिल्लाया, अभिनव! अभिनव ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, यहाँ कोई अभिनव नहीं है, मैं प्रतिशोध हूं। अभिनव बिल्कुल अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई आत्मा सवार थी। मैंने और साहिल ने अभिनव को रोकने की कोशिश की। अभिनव को हमने जमीन पर गिराया। मैंने उसे बेहोश होने का इंजेक्शन दे दिया। बेहोश होते ही हमने उसे कुर्सी से बांध दिया, और जब उसे होश आया
तो अपने नॉर्मल अंदाज में उसने कहा, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है? छोड़ो मुझे। मैंने सच्चाई सबके सामने लानी शुरू की। मैंने अभिनव से कहा, अभिनव, तुम हमेशा थके रहते हो, हमेशा ही नींद में रहते हो। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तुम्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और तुम्हारी एक पर्सनालिटी प्रतिशोध हमारा किलर है। अभिनव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे समझाया, जब तुम ब्लैकआउट होते हो तो तुम्हारी दूसरी पर्सनालिटी टेक ओवर कर लेती है और मर्डर करके वापस चली जाती है। उसको पूरा विश्वास दिलाने के लिए मैंने उससे पूछा, तुम्हें याद है तुम यहां पर कैसे आए? इस सवाल का अभिनव के पास कोई जवाब नहीं था। साहिल से हेडक्वार्टर फोन करवा के मैंने बाकी पुलिस वालों को बुला लिया। अभिनव को एक साइकेट्रिस्ट ने इवैल्यूएट किया और मेरा शक सही निकला। बचपन में अभिनव के घर वालों को कुल्हाड़ी से किसी ने उसके सामने मार दिया था। उसके माइंड पर, उसके पर्सनैलिटी पर हुआ ये गहरा घाव था। ऐसे ही अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए वो पुलिस वाला बना, लेकिन असल में अभिनव एक सीधा साधा ईमानदार इंसान था। इसलिए पुलिस की ड्यूटी भी वो कानून के दायरे में रहकर करता था। लेकिन उस वजह से उसके माइंड को रिवेंज का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था और तब से ये इंटरनल क्लैशेस शुरू हो गए और अभिनव मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार बना और उसकी ये पर्सनालिटी ही सब खून कर रही थी। अभिनव ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और इस तरह ये केस भी खत्म हुआ। आपसे फिर मिलेंगे एक नए केस में। तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर।